अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जाने वाले चले जाते हैं, पीछे उनकी यादें बाकी रह जाती हैं। मेरे पास आज भी वो आईना है और उसकी यादें हैं, जबकि मैं 2 बच्चों की माँ और ज़ीशान की बीवी हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लगता है कि मैं अदील को भुला चुकी हूँ कि यही ज़िंदगी का असूल है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। ये उन दिनों का जिक्र है जब ताया अब्बू, मेरे बाबा और चाचा जान सभी इकट्ठे एक बड़े से मकान में रहा करते थे। चूंकि दादी जान खानदान की सरबराह थीं, वही इस मुश्तरका फैमिली सिस्टम के ज़रिए हम सबको जोड़े हुए थीं। हमारा ख़ानदान बड़ा था और सब एक जगह रह रहे थे। पूरी बरादरी में हमारी फैमिली इत्तफाक और मोहब्बत की वजह से मशहूर थी। तीनों भाइयों के बच्चे जब एक जगह बैठते, वहाँ पल भर की खामोशी नामुमकिन बात थी। हमारे बड़ों का भी आपस में एक रौनक मेला लगा रहता था। ये माह रमज़ान की बात है। फुप्पो ने अपने घर हम सबको इफ्तारी पर बुलाया था। फुप्पो के किचन से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। इफ्तारी से चंद मिनट पहले जबकि सब दुआ कर रहे थे, मेरी कज़न अनोशे आईने के सामने खुद को दुरुस्त कर रही थी। अरे भाई अनोशे, अब चल भी पड़ो, तुम क्या चाहती हो? वो सिर्फ तुमको ही देखते रहें और इफ्तारी ना करें। रबिया, उफ, उसने मुझ पर मुक्का ताना। तुम भी बस। मैं उसके मसनूई गुस्से से महजूज होते हुए हंसी और बाजू पकड़कर खींचते हुए डाइनिंग टेबल तक ले आई। जब सारा खानदान खाने की मेज के गिर्द बैठ चुका तो दादी भी आ गईं। आते ही हम सब पर नजर डालकर कहा, माशाअल्लाह, मेरी इस कायनात को नजर ना लगे, हमेशा ऐसे ही हंसते बसते रहो। मुझे अपने तायाजाद अदील के सामने जगह मिली थी और अनोशे जो बचपन से फूफीजाद ज़ीशान को पसंद करती थी, वो ऐन उसके सामने विराजमान थी। हम सब कज़न्स में बहुत गहरी दोस्ती थी, मगर अदील से मेरी दोस्ती सबसे ऊपर थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता और मैं भी उसकी हर बात मान लेती। दरअसल उसकी कोई बहन ना थी और मेरा भी कोई भाई ना था। शायद इसीलिए वो मेरी हर फरमाइश पूरी करता और मैं उसके हुक्म पर उसके सब काम खुद करती। मसलन उसके लिए चाय बनाती, उसकी शर्ट इस्त्री कर देना। इफ्तारी के बाद ही बातों बातों में फूफो ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि इस ईद पर कुछ नया प्रोग्राम करेंगे। क्या नया फूफो? मैंने सवाल किया था। ये तो ईद पर ही पता चलेगा, उन्होंने चहक कर जवाब दिया। रात चाय पीने के बाद बड़ों की महफिल ड्राइंग रूम में सजी और हम सब बाहर लॉन में बैठे थे। तभी मेरी निगाहें अदील को ढूंढने लगी। वो कमरे में होगा शायद। ये सोचते ही मैं लॉन से कमरे में गई। वाकई वो खिड़की से बाहर देख रहा था। अरे भाई, देखना ही है तो लॉन में आ जाओ, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? बाहर ठीक से नहीं देख पाता, तभी अंदर से सुकून से देख रहा हूँ। अच्छा भाई, अब बाहर चलो, सब वहाँ गपशप कर रहे हैं और तुम यहाँ तन्हाई की धीमी आग पर हाथ ताप रहे हो। मुझे लॉन में नहीं बैठना। तो फिर कहाँ चलना है? ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। चांद रात थी, हमने ढेर सारी शॉपिंग की और आखिर में आइसक्रीम खाकर घर आ गए। मैं इस अमर से बेखबर थी कि आज की रात के बाद मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल जाएगी। शॉपिंग के बाद रात में किचन में थी जब अदील आया और मुझे पैक किया हुआ एक डब्बा दिया। हैरान थी कि सारी शॉपिंग तो मेरे साथ की थी, फिर ये कब खरीदा? कमरे में जाना तो खोलकर देख लेना, पर इतना बता दो कि इसमें मेरा चांद है। ये कहते ही वो मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। बहुत बदला हुआ लगा। फौरन अपने कमरे में गई और पैक खोला। उसमें एक खूबसूरत दिल के डिज़ाइन का लकड़ी से बना दरवाज़ा था। दरवाज़ा खोला तो उसमें आईना था, जिसमें सिवाय अपने चेहरे के मुझे और कुछ नजर ना आया। मैं उलझ गई। ये क्या? ये तो सिर्फ आईना है। मुस्कुराकर मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया कि बहुत प्यारा है। सुबह ईद थी, खुशी की नवीद थी। सभी तैयार हुए, नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहा। कुछ देर बाद फूफो अपने बेटे ज़ीशान के साथ आ गईं। मैं और अनोशे उनके लिए चाय बनाने चले गए। जब हम चाय लेकर लौटे तो फूफो दादी और वाले साहब से कह रही थीं कि रबिया को मुझे दे दो, मेरे ज़ीशान को वो बचपन से पसंद है। अब तो दोनों ने तालीम भी मुकम्मल कर ली है, मंगनी आजकल में कर लेते हैं। ये सुनकर अनोशे के हाथ से चाय की ट्रे छूट गई। अरे क्या हुआ? मैंने अनोशे से पूछा।
मेरे हाथ में मिठाई की सीनी थी। कुछ नहीं हुआ, बस ये सब टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, और चाय बना लो, दादी ने कहा। और शुक्र से कहो ये सब साफ कर दे। चाय के बर्तन ही नहीं, किसी का दिल भी टूटा है, पर इसकी किसी को खबर नहीं हुई। मंगनी ईद के तीसरे दिन रख लेते हैं, फूफो ने कहा। ठीक है, अब्बू ने जवाब दिया। रात को अनोशे बगैर किसी बात किए अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने अदील को देखा जो आधी रात तक पुराने गीत सुनता था। आज वो भी गायब था। दोनों के इस गैर मामूली रवैये पर मेरे दिल में खटक सी हुई। जब अम्मी अब्बू ने मेरा फैसला मालूम करना चाहा तो मैंने कहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर बेटी तुम्हारी फुफ्फो ऐसा चाहती हैं ताकि वो हमसे जुड़ी रहें। तभी मुझे अनोशे के आंसू याद आ गए। अम्मी, अनोशे भी तो है, उससे कर देना ज़ीशान की शादी। पर बेटा, ज़ीशान ने तुम्हारा नाम लिया है, अगर अनोशे को पसंद करता तो उसी का नाम लेता। अम्मी अब्बू उलझन में डालकर चले गए और मैं सोचती रह गई कि अनोशे ज़ीशान को चाहती है और ज़ीशान मुझे चाहता है। मैं किसको चाहती हूँ? अदील का ख्याल आ गया। रात के 2 बज गए और वो सुबह से घर से निकला था, अभी तक नहीं आया। न जाने कहाँ चला गया था। 3 बार फोन लगा चुकी थी पर फोन ऑफ था उसका। मैं उसके इंतजार में लॉन में टहलने लगी। अचानक गेट पर नजर गई। वो अंदर आ रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सूजी हुई, जैसे कि बहुत रोया हो। मैं उसकी तरफ लपकी। कहाँ रहे तुम सारा दिन? वो खामोश बस मेरी तरफ देखता रहा। फिर मेरा हाथ पकड़कर लॉन में फूलों की क्यारी के पास बैठ गया, जहां हम दोनों अक्सर बैठा करते थे और बातें किया करते थे। बताओ तो क्या हुआ है? मैंने एक बार फिर पूछा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, क्या तुमने ज़ीशान के लिए हाँ कर दी? नहीं तो, मगर हाँ कर दो। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुमको बहुत खुश रखेगा, तुम्हें भी पसंद करता है वो। उसने एक सांस में ही कह डाला। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैंने जल्दी से कहा। क्यों, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं नहीं, पता नहीं, मैं उसकी आंखों में देख रही थी, गोया बहुत से सवाल हों उसके पास, और वो भी ऐसे देख रहा था जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो मगर कोई रोक रहा हो। बिलाखिर मैंने पूछा, क्या बात है अदील, तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाथ से आंखों को रगड़ कर बोला, हाँ, बहुत कुछ कहना था पर अब नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं? बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये कहते ही वो मेरा हाथ छोड़ उठकर अपने कमरे के अंदर चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कुछ था मेरे पास जो नहीं है अब। इस रिश्ते पर दादी और मेरे वालदैन मुतमईन थे। फुफ्फो बहुत खुश थीं और ज़ीशान बहाने बहाने से 3 बार किचन में चक्कर लगा चुका था, जहां मैं दादी जान की फरमाइश पर खीर बना रही थी। लेकिन अनोशे चुप थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि जाओ और जाकर ज़ीशान से अपने दिल की बात कह दो, पर वो ना मानी। कहने लगी, वो मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है और तुम चाहती हो मैं उससे अपने लिए प्यार की भीख मांगूं। अनोशे कुछ न समझी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। ऊपर से मुझे अदील की समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आज फिर वो सुबह से घर पर नहीं था। मैं जाने अनजाने भी सारा दिन उसे ढूंढती फिरती। 3 दिन गुजरते देर न लगी, मंगनी की शाम आ गई। अनोशे खुद मुझे रस्म मंगनी के लिए तैयार करने लगी। लाख कोशिश के बावजूद वो खुश नजर नहीं आ रही थी। रस्म मंगनी के वक्त अदील बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर नहीं, ज़ीशान पर थी। वो रश्क भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। तकरीब के दौरान फुफ्फो ने एक और फरमाइश कर दी। कहने लगी, भाई मुझसे अब और इंतजार ना होगा, आप मुझ शादी की तारीख दे दें। बाबा ने कहा जब चाहो आकर अपनी बहू को ले जाना। अब ये हमारे घर तुम्हारी अमानत है। तभी 1 माह बाद की 20 तारीख का तयन हो गया। मेरी हालत तो ऐसी थी कि काटू तो लहू नहीं, बदन में जाने क्या हो गया मुझे, कि हर वक्त खोई खोई सी रहने लगी। 1 महीना गुजरते देर न लगी, तैयारियां मुकम्मल हो गई थीं। इस दौरान मेरा बीए का रिजल्ट आ गया, जबकि अनोशे जो मेरी क्लास फेलो भी थी, हम दोनों पास हो गईं। मैं थोड़े ज़्यादा नंबरों से पास हुई थी, पर मुझे कोई ख़ास खुशी ना हुई। लेकिन जब अनोशे ने रिजल्ट देखा तो कहने लगी, देखो
मैं एक बार फिर तुमसे कदम पीछे रह गई। ये बात उसने कुछ इस तरह कही कि मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मुझे ज़ीशान से शादी नहीं करनी चाहिए। सोचते सोचते शादी में 2 दिन रह गए। बिलाखिर मैं एक फैसले को पहुंच गई। रात 8 बजे के करीब मैंने ज़ीशान को छत पर बुलाया और कह दिया कि देखो शानी, मेरी बात गौर से सुनो। अनोशे तुमसे प्यार करती है। क्या कह रही हो तुम? अनोशे मुझसे? उसने परेशान होकर मेरी तरफ देखा। हाँ, तुमसे, मैंने जवाब दिया। वो बचपन से तुमसे मोहब्बत करती है और मैं ये जानते हुए भी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है कैसे शादी कर सकती हूँ? पर अब क्या हो सकता है? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना, वो भी बचपन से। शान ने कंधे झुकाते हुए कहा। मैं नहीं जानती, वो न सिर्फ मेरी कज़न बल्कि मेरी प्यारी दोस्त है। इस 1 माह में उसने मुझसे सिर्फ 3 बार बात की है। वो जो 1 मिनट मुझसे दूर न रहती थी, मैंने उसे खो दिया है शान, बहुत कुछ खो दिया है मैंने खोए खोए अंदाज में कहा। ज़ीशान ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। अब कुछ करो ना शानी। मैं कुछ नहीं कर सकता अब। शादी में 2 दिन रहते हैं, मैं क्या करूं इसमें? और वैसे भी मैं अनोशे से प्यार नहीं करता। मेरी नजरें तो हमेशा तुम पर लगी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, तभी मैं तेजी से नीचे जाने को मुड़ी। क्या देखती हूं, अनोशे सीढ़ियों पर खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। तुम क्या समझती हो कि मैं इसका खैरात में दिया हुआ प्यार ले लूंगी? हरगिज नहीं। जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता तो क्या फायदा? मैं जब भी इसकी आंखों में देखूंगी मुझे तुम ही नजर आओगी। मैं इससे शादी कभी नहीं कर सकती, चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो। और हाँ, ये क्या तुम कह रही थी कि तुमने मुझे खो दिया है? वो मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली। मैं अब भी तुम्हारे साथ ही हूँ, वैसी ही हो, बस कुछ वक्त तो लगेगा, फिर ठीक हो जाऊंगी। अब तुम आराम से सो जाओ। अगले दिन मेहंदी थी और अदील खानदान के तमाम औरतों और मर्दों के दरमियान बैठा ढोलकी बजा रहा था। मेरे हाथों पर ज़ीशान के नाम की मेहंदी लग रही थी, पर मैं अब भी खुश ना थी। मेहंदी की रस्म ख़त्म होने के बाद सब अपने कमरों में जा रहे थे। तभी मैंने अदील को लॉन में जाते देखा। वो फूलों की क्यारी के पास बैठा था। जब मैंने उसे कहते सुना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम ही को चाहा था, पर मैं क्या करूँ, तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। शायद मैंने बहुत देर कर दी, तुमको ये बात ना बता पाया और पुप्पो ने मुझसे पहले ही तुमको मांग लिया, या फिर ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। मेरी सबसे बड़ी एक ही आरजू थी, तुम्हें पाने की आरजू। अगर ईद की सुबह पुप्पो तुम्हारा हाथ ना मांगती तो मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार ईद वाले दिन ही करने वाला था, पर अब नहीं। अब तुम मेरे कज़न, मेरे भाई, मेरे दोस्त की हमसफ़र बनने जा रही हो। रबिया, काश तुम मेरे आईने के चांद को समझ पाती। मैं उसके पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, दम बखुद रह गई, जैसे किसी ने मेरे सर पे हथौड़ा मार दिया हो और मुझे ये तक समझ ना आ रहा हो कि मैं खड़ी कहाँ हूँ। मैं उस वक्त अपने आप को दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की समझ रही थी। खामोशी से उसको मुखातिब किए बगैर अपने कमरे में चली आई। तब मैं सोच रही थी, क्या मैं भी अदील से मोहब्बत करती हूँ या नहीं? शायद ऐसा ही था। मैं उसे 2 मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल देखती तो दिल बेचैन होने लगता था। सुबह सवेरे कभी उसका चेहरा ना देख लेती तो यूं लगता कि दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो ये सब आखिर क्या था? मोहब्बत ही थी ना? अचानक जहन में ख्याल आया और उठ खड़ी हुई। ये भी ना देखा कि रात के 2 बज रहे हैं। अम्मी बाबा के कमरे पर दस्तक दी। इस वक्त कौन है? अम्मी ने कहा। मैं हूं अम्मी। रबिया, दरवाज़ा खोलिए। खैर तो है बेटा? अम्मी ने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने वालदैन को सारी उलझन बताकर हकीकत से आगाह कर दिया। अम्मी बाबा दोनों ही परेशान हो गए। ये क्या कह रही हो रबिया बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी। प्लीज़ आप लोग कुछ करें। जो जिसको पसंद करे उसकी शादी उसी से होनी चाहिए। अनोशे ज़ीशान को और अदील मुझे। इससे आगे मैं कुछ ना बोल सकी। अच्छा तो अब तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह तक के 4 घंटे मैंने कांटों पर जाग कर गुजारे। सुबह ही बाबा ने सारी हकीकत दादी और फूफो के सामने रख दी। उन्होंने फिर ज़ीशान को बुलाया और समझाया। तब उसने कहा, ठीक है, आप लोग रबिया और अदील की शादी कर दे। अगर रबिया भी यही चाहती है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया।
रबिया हो के अनोशे, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, फुप्पो ने अफसुर्दगी से कहा। ज़ीशान ने अदील को फ़ोन में लाया। कहाँ हो भाई? मार्केट में कुछ लेना था मुझे। अच्छा तो फिर जल्दी घर पहुँचो, और हाँ, अपने साइज़ की शेरवानी भी लेते आना। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी शादी पर शेरवानी पहनकर क्या करूँगा? वैसे भी बहुत अच्छा कुर्ता ले चुका हूँ। मेरी नहीं बेवकूफ़, तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब यार? खुलकर बता। मैं समझा नहीं। वो उलझ गया। तुम जैसा अहमक मैंने नहीं देखा यार। तुम रबिया से शादी करना चाहते थे और एक बार भी इसे या मुझे इशारतन भी नहीं कहा। अब हमको ख्वाब तो नहीं आता कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। नहीं यार, तुमको गलतफहमी हुई है। रबिया ने मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। ऐसा कहना नहीं पड़ता, महसूस करना पड़ता है। तुम लड़के होकर उससे दिल की बात ना कर सके, वो तो फिर लड़की है। अब इतने महान ना बनो कि मेरे लिए कुर्बानी देकर मुझे विलन ही बना दो। बस और कोई बात नहीं करनी। शेरवानी लेते आओ और ये लो, रबिया से खुद बात कर लो। आईना दे दिया तुमने और समझाया भी नहीं कि आखिर ये चांद का मामला क्या है। मैं सारी चांद रात सोचती रही कि ये चांद का मामला क्या है। सोचा सुबह तुमसे पूछूंगी। तुम तो जानते हो कि मैं अज़ल की बेवकूफ़ हूँ, और सुबह तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। अगर कल रात में तुम्हारी इस फूल की क्यारी से की हुई बातें ना सुनती तो कभी अपने दिल की आवाज़ और इस आईने में अपना चेहरा ना देख पाती। और तुमने तो वैसे ही मुझे कुछ ना बताने की कसम उठाई हुई है। अच्छा, अब शेरवानी ले आना। अनोशे छत पर थी। फ़ोन बंद करके मैं उसके पास आ गई। उसे बहुत मनाया कि वो ज़ीशान से शादी कर ले, पर वो ना मानी। जिद की पक्की थी, पर शायद अपनी जगह वो ठीक भी थी। एक आध घंटे के बाद जब मैं ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जबकि वहाँ कोई मौजूद ना था। पता नहीं कौन टीवी ऑन करके चला गया है। मैं रिमोट उठाकर बंद करने लगी तो एकदम साकित रह गई। लाहौर के किसी बड़े शॉपिंग मॉल में आग लगी थी। 8 लोग दम घुटने की वजह से जान से गुजर चुके थे, जबकि 50 जख्मी थे। उफ, पाकिस्तान के हालात जाने कब ठीक होंगे। जो लोग मर चुके थे उनकी डेड बॉडीज बाहर लाइन में रखी थी। ये चेहरा नहीं, ये वो नहीं हो सकता। मेरी आवाज़ सुनकर सब नीचे आ गए। क्या हुआ रबिया? अम्मी अम्मी, ये देखें, ये नहीं हो सकता। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। तभी मैं धड़ाम से गिर गई और लकड़ी के मेज़ का कोना मेरे सर के पीछे वाली साइड पे लगा। मैं बेहोश हो गई। किसी को यकीन ना आएगा कि वो बेहोशी 1 साल तक रही। मैं कोमे में चली गई थी। मैं जब कोमे से बेदार हुई तो अपने कमरे को अस्पताल की मानंद पाया। अम्मी, मैं कहाँ हूँ? तुम अपने कमरे में हो मेरी बच्ची, तुम ठीक हो गई हो। उनकी खुशी देखने वाली थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो उदास हो गई, क्योंकि अदील इस दुनिया में ना रहा था। उसे मार्केट में आग के हादसे ने निगल लिया था, और इस हादसे को अब 1 साल गुजर चुका था। कुछ अरसा गुजरने के बाद जब मैं ठीक हुई तो अम्मी ने मुझे कहा, हमारी बात मान लो, हमने बहुत दुख देख लिया है। हमारी बात मानोगी तभी अदील की रूह को भी सुकून मिल जाएगा। माँ बाप, फुप्पो और बूढ़ी दादी की खातिर बिलाखिर मुझे सर झुकाना ही पड़ा और मैं रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। अब मैं और ज़ीशान मिलकर अदील की याद ताज़ा कर लेते हैं। जबकि अनोशे एमफिल करने लंदन चली गई, अदील चला गया, मगर उसकी यादें हमेशा हमारे दिलों में तरोताज़ा रहेंगी। अब भी लोग ऐसी मोहब्बत करते हैं दोस्तों, और कहीं अब भी सिर्फ जिस्मों का खेल है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।